भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक फैमिली पेंशनर्स हो, सर्विस पेंशनर हो और पीएमआर वाला हो, एक्स ग्रुप भी और वाई ग्रुप भी, सभी को मिलेगा बेसिक में 20% बढ़ोतरी। जो आप लोग चाहे तो कैलकुलेशन के साथ भी जानकारी ले सकता है। जो आपके लिए प्रूफ के लिए जो पेंशन स्लिप में मिला हुआ है 20% एडिशनल पेंशन, जो आपको प्रूफ के साथ पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ले सकता है। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देखो, जो पेंशन स्लिप है इसी में आप लोग चाहे तो देख लेना। इसी में उनका बेसिक भी है, उसका बाद जो एफएम में दिया हुआ है, उसका बाद नीचे देखना तीसरा कॉलम में एडिशनल पेंशन 8,713 रुपीस तक उनको एडिशनल पेंशन मिला हुआ है। उसीलिए तो मैं पिछला वीडियो में भी बहुत बार भी बताया है आप लोग को, जो एडिशनल पेंशन 100% मिलेगा, सभी को मिलेगा। इसमें आकर फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा, सर्विस पेंशनर्स को मिलेगा, फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा। आप लोग कृपया कर एक बार ध्यान दे लेना, आपका उम्र कितना हुआ है, जो उम्र का पकड़ कर ही जो आपको एडिशनल पेंशन मिलेगा उसका कैलकुलेशन के साथ सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक टेबल है, उसी टेबल में एक बार जानकारी ले लेंगे। जो बेसिक OROP3 का बेसिक है, जो इसी में आकर सिपाही साहिबान के लिए 20% इंक्रीज होने से पेंशन में कितना बढ़ोतरी होगा वो जानकारी ले लें। सिपाही साहिबान 15 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक 20,325 होने से 20% बढ़ोतरी होने से 4,065 रुपीज तक बेसिक में ज्यादा मिलेगा, इसको डीए भी मिलेगा। नेक्स्ट 17 साल का सिपाही के लिए 20,463 रुपीज बेसिक होने से उनके लिए 20% का बढ़ोतरी होने से 4,092 रुपीज तक उनको बेसिक में बढ़ोतरी होगा। नायक साहिबान 15 साल 20,682 उनका बेसिक होने से OROP3 का मुताबिक उनको आकर 4,136 रुपीज तक बेसिक में बढ़ोतरी ज्यादा बढ़ोतरी होगा। नायक साहिबान 22 साल 23,569 रुपीज उनका बेसिक होने से उनको 20% का बढ़ोतरी होने से 4,713 रुपीज तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा, ज्यादा मिलेगा, उसको डीए भी मिलेगा। इसी में टेबल में आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। आपका बेसिक और 20% से कैलकुलेशन करने से जो अमाउंट बन जाता है वही है आपका एडिशनल पेंशन। नेक्स्ट देखना हवलदार साहिबान 15 साल सर्विस करने से 21,988 रुपीज उनका बेसिक, 20% से कैलकुलेशन करने से 4,397 रुपीज तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। और भी है 24 साल का हवलदार साहिबान, उनका बेसिक 24,763 रुपीज होने से उनको 20% से कैलकुलेशन करने से 4,952 रुपीज तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। उसके बाद नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस किया होने से उनका बेसिक OROP3 का मुताबिक होने से 26,900 20% से कैलकुलेशन करने से 5,380 रुपीज तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा, उसका डीए भी मिलेगा। उसका बाद सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस किया वो सूबेदार साहिबान के लिए बेसिक 30,175 रुपीज उनका बेसिक है, उनको 20% एडिशनल पेंशन से जो 20% से कैलकुलेशन करने से उनको आकर 6,035 रुपीज तक बेसिक में ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगा, 6,035 रुपीज। उसके बाद सूबेदार साहिबान 30 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 31,500 है,
20% जो 20% जो अधिक मिलता है उससे कैलकुलेशन करने के बाद उनको आकर 6,300 तक बेसिक में ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। उसके बाद सूबेदार मेजर साहिबान देख लेना, 29 ईयर से लेकर 31 ईयर 6 मंथ तक उन्होंने सर्विस किया हुआ होने से उनको पूरा की एक ही बेसिक है 34,425 रुपीज। 20% एडिशनल पेंशन मिलने से 6,885 रुपीज तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। उसके बाद सूबेदार मेजर साहिबान जो 32 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक आकार तो 34,575 रुपीज, उनको जो एडिशनल पेंशन आकर 6,915 रुपीज तक उनको एडिशनल पेंशन मिलेगा। जो इसी में आकर जो फैमिली पेंशनर होने से फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा, जो सर्विस पेंशनर है उनको भी मिलेगा, फैमिली पेंशनर्स के लिए भी मिलेगा। उसीलिए आप लोग कृपया कर आपका उम्र पूरा जानकारी लेकर आप लोग एडिशनल पेंशन 100% जो सरकार से ले सकता है। इसी में देख लेना 7,000 से लेकर 12,000 तक जो बेसिक में बढ़ोतरी होगा। आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आराम से जानकारी ले सकता है आपका बेसिक कितना है, बेसिक के लिए 20% होने से एडिशनल पेंशन कितना मिलेगा बोलकर आराम से जानकारी ले सकता है। इसी टेबल में आप लोग को और भी जानकारी, नेक्स्ट और एक टेबल है उसी में भी जानकारी ले सकता है। उसी में आकर जो 20%, 30%, 40% और 50% उसका बाद ही 100% भी मिलेगा। उतना दिन तो हम लोग को जिंदा नहीं रहेगा, हमारे लिए और भी कम से कम कर 65 से मिलने से अच्छा है। जो 65 से 65, 75, 65, 70, 75, 80 में तो 20% मिल रहे हैं ऑलरेडी। उसी का वजह से जो सरकार सोचना चाहिए, आदमी इसी टाइम में उतना 100 साल तक जो जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, वो जिंदा रहने तक तो कुछ पेंशन ज़्यादा लेकर जाना से उसको भी खुशी रहेगा। क्यों बोलने से मेरे को सरकार ने जो पेंशन ज़्यादा दे दिया है, एडिशनल पेंशन मैं खा रहा हूँ बोलकर वो सोचेगा। ये नहीं है वो जाने के बाद आप लोग देकर कोई फायदा ही नहीं है। सरकार के लिए ये बात बहुत जानकारी लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उनके लिए कितना हो सके उतना जो बेनिफिट्स मिलना बहुत जरूरी है, सरकार देना भी बहुत जरूरी है। इसका ऊपर जो 65 से 70 का जो बात चल रहे है उसी का ऊपर जो हमारा लिए जो पूरा अपना संगठन पूरा इसी का ऊपर दबाव डालना चाहिए सरकार का पास। जो दबाव पड़ने के बाद ही सरकार इसका कुछ ना कुछ फैसला लेगा। उसका ऊपर कोई दबाव ही नहीं पड़ने से सरकार इसका बारे में भूल जाएगा, सोचेगा ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। कि उनके खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ निर्णय ले सके, और ये सब निर्णय अपने फाइनेंस बचाने के लिए करते हैं, अपनी बजट बचाने के लिए करते हैं। अभी हमने ये देखा कि पिछले कुछ वर्षों से, महीनों से पूर्व सैनिक जेएसयू-एनसीओआर के आंदोलन में जड़ता आ गई है, बड़ा एक तरह से खत्म होने के कगार पे है। तो हम लोगों ने सभी संगठनों को इकट्ठा करके प्रयास किया कि इनमें जड़ता खत्म करने के लिए, अपनी मांगों को जोड़ देने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे 27 अप्रैल 2025 को किया जाए। अब यह आंदोलन दो कारणों से और भी इंपॉर्टेंट हो गया। पहला कारण है कि पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब देते हुए सरकार ने सिर्फ सिविल पेंशनरों के स्टेट दिए हैं, डाटा दिए हैं, पूर्व सैनिक पेंशनरों के संबंध में कुछ नहीं बोला। दूसरा, एक फाइनेंस बिल जो पार्लियामेंट में टेबल्ड है उसमें एक चैप्टर ऐड किया गया है
वैलिडेशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल एंड प्रिंसिपल फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पेंशन लाइबिलिटी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो दूसरा वाला फाइनेंस बिल था, इसमें सिविल ऑर्गेनाइजेशन को आशंका है, उनका एप्रीहेंशन है कि कहीं जो 8 पे कमीशन है वो सिर्फ और सिर्फ बाद में जाने वाले, मतलब 1 जनवरी 2026 के बाद जाने वाले पेंशनरों के संबंध में ही अपनी रिकमेंडेशन न दे और पीछे वालों को छुए भी मत। अगर ऐसा होता है तो 7 पे कमीशन या उससे पहले जितने भी पेंशनर गए हैं, इनकी पेंशन में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं होगी। ये इनको बहुत बड़ा घाटा होगा और ये गवर्नमेंट के लिए आइडियल समय लगता है कि अभी सब निष्क्रिय पड़े हुए हैं, क्यों ना ये अपनी फाइनेंस लायबिलिटीज को खत्म किया जाए, कम किया जाए। सिविल ऑर्गेनाइजेशनों ने इसके संबंध में गवर्नमेंट पर प्रेशर माउंट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने डेलीगेशन भेज के वार्ता भी किया है, लेकिन अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस 8 पे कमीशन का हुआ नहीं है। उनकी मांग ये है कि 8 पे कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हो उसके इसमें शामिल किया जाए कि भाई ये जो 8 पे कमीशन है ये पूर्व में गए पेंशनरों के संबंध में भी अपनी रिपोर्ट देगा और पैरिटी को खत्म करेगा, जैसे पिछले पे कमीशनों में होता रहा। तो अब हमारी आंदोलन जो 27 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित है, उसकी जरूरत और भी ज्यादा महसूस हो रही है। तो मैं भारत के सभी पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने ईगो में, नादानी में इस अपॉर्चुनिटी को मिस न करें, क्योंकि अगर अहित हो गया, पहले नहीं जगे, अगर अहित हो गया तो बाद में आप हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे, लाठी पीटते रह जाएंगे, सांप निकल जाएगा। कई संगठन जो बड़े होने का दावा करते हैं, उन्होंने 27 मार्च में शामिल होने से एक तरह से इनकार कर दिया है। तो मैं पूर्व सैनिक संगठनों से आग्रह कर रहा हूं, आप किसी फोरम का गुलाम मत बनिए। आपने गठन किया है पूर्व सैनिकों के हितों के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के युगों को सेटिस्फाई करने के लिए आपका गठन नहीं हुआ है। तो आप उनके जालों में मत आइए और आप 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे आइए। भारत के पूर्व सैनिकों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप किसी संगठन का गुलाम मत बनिए, कि पहले ही ब्रिटिश काल के, गुलामी काल के कानूनों ने हमारा बहुत ज्यादा अहित किया हुआ है, अहित करते आ रहे हैं, जिसके लिए हम लोग संघर्ष हैं, और भी उसमें मकर जाल में ना फंसिए। आप संगठन नहीं आते, छोड़िए संगठन को, आइए 27 अप्रैल 2025 को जंतर मंतर पे और अपने अधिकारों के संबंध में, अपनी मांगों के संबंध में अपनी आवाज को बुलंद रखिए, ताकि सरकार को पता चले कि हम जगे हुए हैं।